नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर विकसित हो रही भू राजनीतिक स्थिति पर भारत की गहरी नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से की फोन पर बात। तनाव कम करने और शांति का किया आह्वान। संवाद पर और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। ईरानी संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेना है अंतिम निर्णय। भारत ने कहा, नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाएंगे सभी आवश्यक कदम। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक। IAEA ने भी बुलाई आपात बैठक। उधर अमेरिका ने ईरान को शांति के रास्ते पर चलने की दी सलाह। ईरान से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1428 भारतीयों की हुई सुरक्षित घर वापसी। देश लौटे लोगों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर की समीक्षा बैठक। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से हो जाएगा मुक्त। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद पिछले सप्ताह संघर्ष की शुरुआत हो गई है। अब इस संघर्ष में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने कहा है कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में उसे कामयाबी हासिल हुई है, वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया है। और इस बीच ईरान की संसद ने होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला लिया है, जिस पर अंतिम फैसला ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा काउंसिल लेगी। आखिरकार इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री हो ही गई। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी वायुसेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it. वहीं ईरान ने अमेरिकी सेना द्वारा उनके परमाणु स्थलों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। The U.S. act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter
especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. इन हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद इस युद्ध में रूस का भी दखल हो सकता है। वहीं अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वो किया है जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। इस बीच हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के F-5 विमानों को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ का दावा है कि रविवार सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के देज़फुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला कर उसे मार गिराया। इजराइल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। वहीं पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। गुतेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए और भी खतरा बढ़ाने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अमृतपाल सिंह और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ईरानी संसद ने इस जलमार्ग को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था का फैसले पर मुहर लगना बाकी है। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जलडमरू मध्य के अगर बंद होती है तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चे तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसकी दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर लिखा है कि हम पिछले 2 सप्ताह से मध्य पूर्व में विकसित हो रही भू राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आपूर्ति में विविधता लाई है और अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नहीं आता। हमारी तेल विपणन कंपनियों के पास कई सप्ताह की आपूर्ति है और उन्हें कई मार्गों से ऊर्जा आपूर्ति मिलती रहती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है और इस अभियान के तहत ईरान में फंसे छात्रों और अन्य लोगों को निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। रविवार शाम तक विशेष विमानों के जरिए 1400 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। एम्बेसी ने हम लोग की और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुंचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन भी वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे। इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सकुशल हमारे देश में वापस आ गए हैं। ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक जारी। विशेष विमान से लौट रहे भारतीय। सुरक्षित वापसी पर लोगों ने जताया आभार। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से चौथी सीधी उड़ान 311 भारतीय नागरिकों को लेकर रविवार को दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस उड़ान में भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिक सवार थे, लेकिन इनमें बड़ी संख्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रही। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि निकासी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब तक ईरान से कुल 7 उड़ानों के जरिए 1428 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अरेंजमेंट्स बाय द इंडियन एम्बेसी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। देयर वाज वेरी टेंस सिचुएशन देयर, मतलब हर वक्त फायरिंग हो रही थी, मतलब इंटरसेप्ट हो रहे थे, एक टेंस का माहौल था, बच्चे डरे हुए थे। और बट अल्हम्दुलिल्लाह द इंडियन गवर्नमेंट टेक इम्पोर्टेंट स्टेप्स देयर, हमको अच्छी तरह रखा। हमारे होटल्स बहुत अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी एंड कीर्तिवर्धन जी, मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हर मोमेंट पे हमारे हौसले को बरकरार रखा। शब्द नहीं है कि हम थैंक्स कर सकें। हमारे एम्बेसी के जो अमला है उसको बहुत धन्यवाद हम अपने दिल से देते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। इससे पहले भारत सरकार ने नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद ऑपरेशन सिंधु को विस्तार देते हुए इन देशों के नागरिकों को भी वापस लाने का निर्णय लिया था और ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑपरेशन सिंधु का अपडेट दिया है। उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 311 भारतीय नागरिक मशहद से एक विशेष फ्लाइट द्वारा सुरक्षित नई दिल्ली लौट आए हैं। अब तक कुल 1428 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है।
और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के डीजीपी, एडीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 साल में भाजपा सरकार द्वारा राज्य सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को द्रुत गति से चलाया और राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अमित शाह ने कहा कि विष्णुदेव और श्रीजय शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियानों को न सिर्फ धार दी बल्कि समय समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन भी किया, सुरक्षा बलों का हौसला भी बढ़ाया और संपूर्णता के साथ इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने विश्वास के साथ दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया है और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद सो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर गए सभी युवाओं से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें विकास यात्रा में जुड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वामपंथी उग्रवाद से भारत को मुक्त करने की दिशा में मोदी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और इसका एक प्रमुख कारण राज्यों के साथ मजबूती समन्वय भी है। इस निर्बाध कोऑर्डिनेशन के कारण ही सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिल रही है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के डीजीपी, एडीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने व हर राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर में कहा कि देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस खतरे को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानसून के मौसम में भी नक्सल विरोधी अभियान जारी रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हम नक्सलियों को मानसून के दौरान भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। उनके खिलाफ अभियान बारिश में भी जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे और बस्तर के जंगलों में ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL रायपुर परिसर की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया। NFSU का कैंपस 145 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा और CFSL 123 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा। कुल मिलाकर 268 करोड़ रुपए के खर्च से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नवा रायपुर में आ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पहल को छत्तीसगढ़ में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय व्यवस्था में तेजी आएगी। तीनों आपराधिक कानून पूर्णतया लागू होने के बाद हमारे देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुई FIR 3 साल में फरियादी को और विक्टिम को
सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की सुनिश्चितता करेगा। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि ये संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गईं तो उसका औचित्य समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे और इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिंधु समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू को शेयर किया है। पीयूष गोयल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने साक्षात्कार में बताया है कि कैसे पाकिस्तान द्वारा संधि की प्रस्तावना का उल्लंघन करने के कारण सिंधु जल समझौता निरर्थक हो गया है। और उधर पहलगाम आतंकवादी हमले मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। एनआईए की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी किया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। देश की सबसे पुरानी एयरलाइन एयर इंडिया इन दिनों नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA की सख्त नजरों में है। DGCA ने एयर इंडिया से 2024 से अब तक हुई सभी जांचों और ऑडिट का पूरा हिसाब मांगा है। DGCA ने एयर इंडिया को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विमानों के संचालन में गड़बड़ियां जारी रहीं तो एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA एयरलाइंस पर लगातार सख्ती कर रहा है। अब DGCA ने एयर इंडिया को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विमानों के संचालन में गड़बड़ियां जारी रहीं तो एयरलाइन का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। वहीं इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसे पर DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को क्रू कार्य सूची से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। DGCA ने जिन अधिकारियों को हटाया है उनमें चूरहा सिंह डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट, पिंकी मित्तल चीफ मैनेजर DOPS क्रू शेड्यूलिंग और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग शामिल है। साथ ही DGCA ने चेतावनी दी है कि वो क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर उल्लंघन के कारण एयरलाइन का लाइसेंस निलंबित या वापस ले सकता है। DGCA ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई भी चूक होने पर एयर इंडिया के परिचालन को रोकने सहित कठोर से कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं DGCA ने विमानन सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए व्यापक विशेष ऑडिट के लिए नई रूपरेखा भी तैयार की है। ये ऑडिट प्रणाली जोखिम आधारित और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाकर न केवल सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी बल्कि परिचालन दक्षता और नियामकीय अनुपालन की भी गहराई से जांच करेगी। कम्प्रिहेंसिव स्पेशल ऑडिट फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका उद्देश्य एविएशन सेफ्टी सिस्टम में सुधार करना है। विमानन क्षेत्र की सभी इकाइयां ऑडिट के दायरे में शामिल होंगी। इस सेफ्टी ऑडिट फ्रेमवर्क के प्राइमरी फोकस क्षेत्रों में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, परिचालन दक्षता, नियामक ढांचे का पालन और चालक दल और संसाधन प्रबंधन प्रोटोकॉल शामिल है। सेफ्टी ऑपरेशंस और नियमों पर आधारित त्रिस्तरीय
मूल्यांकन किया जाएगा। ऑडिट के निष्कर्षों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता वाले स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके मुताबिक एयरलाइन पर चेतावनी से लेकर लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। डीजीसीए की यह पहल भारत में उड्डयन सुरक्षा को वैश्विक स्तर तक ले जाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे दावे का खंडन किया है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ विमान लॉन्च करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी बताया है। साथ ही फैक्ट चेक यूनिट ने इस एक लिंक भी साझा किया है जिसमें एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिकी विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए मार्ग के बारे में बता रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में CIAE की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये साल संस्थान की स्थापना का 50वां वर्ष है, इसलिए संस्थान ने तय किया है कि एक तरफ वो 50 साल की उपलब्धियों को देश के सामने रखेगा और दूसरी तरफ मशीनीकरण में आज की ज़रूरत के हिसाब से प्राथमिकताएं भी तय करेगा। पचास साल इस संस्थान को पूरा होने वाले हैं। यह साल 50वां वर्ष है और इसलिए संस्थान ने तय किया है कि एक तरफ वो 50 साल की उपलब्धियां देश के सामने रखेगा, लेकिन दूसरी तरफ आज की ज़रूरत क्या है, मैकेनाइजेशन की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्राथमिकताएं तय करेगा और शोध, रिसर्च, मैकेनाइजेशन के लिए जो हमारे किसान की ज़रूरत है उसके अनुसार होंगे। और ओडिशा का बौद्ध जिला भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून को इस नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई थी। इस पहल से स्थानीय लोगों को यात्रा और व्यापार दोनों में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्रक ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रक ड्राइवर देश की प्रगति की रीढ़ है जो दिन रात मेहनत कर सामान की ढुलाई करते हैं। घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाने वाले चालकों के आराम के लिए हाईवेज पर नई सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि गुजरात के तापी जिले के वीरपुर में NH-53 पर स्थित बेहतरीन सुविधाओं से युक्त भारत पेट्रोलियम के विश्राम गृह में ड्राइवरों के लिए भोजन, स्वयं खाना पकाने का स्थान, ठंडा गर्म पानी, शौचालय, स्नान गृह, पार्किंग और विश्राम गृह की पूरी व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की जीवन जीने में आसानी और यात्रा में आसानी दोनों को बढ़ाएंगे और इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिल सकेगी।
एनसीआरटीसी ने पूरे नमो भारत कॉरिडोर पर सराय काले खां मोतीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेनों का समय सारणी के मुताबिक ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें ट्रेनों ने पूरी 82 किलोमीटर लंबी यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की। और इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो ट्रेनें भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थीं और सिस्टम ने सफलतापूर्वक परीक्षण भी पूरा किया। ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच क्रियान्वित किए जा रहे भारत के प्रथम नमो भारत कॉरिडोर के परिचालन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेनों को पूरे 82 किलोमीटर के हिस्से में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम परिचालन गति से निर्बाध रूप से चलाया गया। मेरठ साउथ और मोतीपुरम डिपो के बीच के हिस्से पर मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन भी गति से प्रगति कर रहा है। ये देश में पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनों के ही बुनियादी ढांचे पर स्थानीय मेट्रो सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। और पिछले 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का खास फोकस रहा है। देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई परिपाटी शुरू हुई है, जिससे आधी आबादी सशक्त हो रही है। पुरुष प्रधान माइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं ने कदम आगे बढ़ाए हैं। झारखंड की आकांक्षा कुमारी भूमिगत खादान में काम करने वाली देश की पहली महिला इंजीनियर है, वहीं जिन्होंने अपनी दक्षता और क्षमता से नारी शक्ति का लोहा मनवाया है। हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार ने ग्राउंड जीरो से CCL के चूरी माइंस में उनसे खास बातचीत की। देश में अभी भी हालांकि महिला माइनिंग इंजीनियरों की कमी है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की वानगी देश में देखने को मिल रही है, उसकी आकांक्षा एक मिसाल है। मैं शुरुआत की माइनिंग में जर्नी 2018 से स्टार्ट की हूँ। मैं 3 साल पहले वेदांता में काम की, वो भी अंडरग्राउंड माइंस थी। फिर 4 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो टोटल 7 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है। और जब मैं शुरुआत की थी उस टाइम महिलाएं तो थी पर उतने नंबर में नहीं थी, पर अभी ये संख्या बढ़ रही है। अभी हम कहें तो कोल इंडिया में भी 30+ फीमेल रिक्रूट हो चुकी है और बाकी अदर कंपनी में भी फीमेल का रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं कि 100+ फीमेल माइनिंग इंजीनियर अभी मतलब है जो कर रही हैं, ऑन फील्ड काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला आत्मनिर्भर हो, आकांक्षा उसकी एक वानगी भी है कि माइंस जैसे क्षेत्र जिसे माना जाता था कि पुरुषों के लिए प्रधान क्षेत्र ये है, उस क्षेत्र में अब आकांक्षा अपना दबदबा बना रही है। जब से अमेंडमेंट 2019 में अमेंडमेंट आया, उससे महिलाओं को अंडरग्राउंड में भी काम करने के लिए आज़ादी दी गई, लेकिन अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शन है। जो शाम के 7 बजे तक फीमेल अंडरग्राउंड में काम कर सकती है, लेकिन ओपन कास्ट में वो टाइम 24 आवर्स कर दिया गया है। इस कार्यकाल में महिलाएं बहुत आगे गई है। 100 मीटर मैं सरफेस से नीचे हूँ, मेरे वर्कफोर्स जो है वो मेल है, लेकिन आप मतलब ऐसा ये कह नहीं सकते कि कोई आपको मिसबिहेव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर पोलाइट है, हम सब है, तो हमारा मतलब कहना कि आप चाह ले तो माहौल बदला है देश में और सपोर्ट भी करते हैं। बदलाव की कहानी लिखी जा रही है, सोच बदली है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। और ये जिस माइंस में हम खड़े हैं वो एक वानगी है, वो एक झलक है कि किस तरीके से देश में पिछले 11 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। सेवा सुशासन का जो काल ये चल रहा है उसमें किस तरीके से बदलाव हुए हैं और महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी करमवीर और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राजनाथ सिंह 23 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भाषणों के संकलन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 और आशाओं की उड़ान खंड 2 का विमोचन करेंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे। इन दोनों पुस्तकों और प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण के बाद दिए गए चयनित भाषण शामिल है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में इस्तकी नई किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का विमोचन किया। अपनी पुस्तक में लेखक प्रेम प्रकाश ने इतिहास के कई रोचक घटनाक्रमों और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इतिहास लेखन बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन क्योंकि लेखक को तथ्यों और साक्ष्यों को सही तरीके से सामने लाना होता है। उन्होंने कहा कि लेखक प्रेम प्रकाश ने इतिहास की कई घटनाओं का बिना किसी पक्षपात के अपनी पुस्तक में उन्हें रखा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भारत के सही इतिहास से जुड़ सकेंगी। The book also has certain facts reported with, of course, evidence
which have often not been written, because most of the authors have tended to look at this entire sequence of events from their perspective, sometimes also from the experiences, the kind of experiences, varied experience they went through, which may have determined their perspective, which of course can't guide them for being biased, but each one had to go through a different kind of a nightmare. और वहीं 22 जून 2025 को मणिपुर के कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित जनजातीय एकता समिति ने बंद वापस लिया और लांगछिंग मम्बी हत्या को लेकर किया गया बंद समाप्त शीर्षक वाली रिपोर्ट पूर्णतः झूठी और बेबुनियाद है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में इस प्रकार की खबरें झूठी साबित हुई हैं। भारतीय सेना ना तो इसमें शामिल है और ना ही उसने ऐसी किसी सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। पीआईबी ने लिखा है कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाती है। पीआईबी ने मीडिया से अनुरोध किया है कि किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले प्रमाणित स्रोतों से उसकी पुष्टि अवश्य करें। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में भी योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें योग को लेकर दुनिया भर के लोगों में जागरूकता और उत्साह देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में बने रिकॉर्ड पर खुशी जताई है। उन्होंने इस बारे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ ले आया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने योग आंध्र पहल और विशाखापत्तनम में हुए कार्यक्रम में भाग लेने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपूर तालुका में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 100% आदिवासी गांव होने के बावजूद रोहिणी प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण शासन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये सम्मान न सिर्फ रोहिणी ग्राम पंचायत के लिए बल्कि पूरे धुले जिले और महाराष्ट्र राज्य के लिए गर्व का विषय है। धुले जिले के शिरपुर तालुका की रोहिणी ग्राम पंचायत, जो पूरी तरह से आदिवासी आबादी वाली पंचायत है, कोविड-19 के बाद से डिजिटलीकरण की मिसाल बन गई है। पहले यहाँ डिजिटल सुविधा कम थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इस पंचायत ने एक नया रूप ले लिया है। यहाँ के लोगों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की मदद से पंचायत की योजनाओं से लेकर सेवाओं तक डिजिटल बदलाव को संभव बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोग ने एक मीटिंग आयोजन किया और उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार करने के लिए निर्णय लिया। और आज वेबसाइट के चलते हमारे गांव में एक खुद की वेबसाइट है और जो लोगों को ग्राम पंचायत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जितने भी जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, मूर्ति प्रमाण पत्र रहेगा या कर भरना रहेगा या कोई भी जो उनको आधार कार्ड दुरुस्ती के लिए रहेगा, उसके लिए भी हम लोग ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है।
रोहिणी ग्राम पंचायत ने अपने सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटलीकरण किया है। अब लोग सरकारी दफ्तर जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज व्हाट्सएप, ईमेल या नागरिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत तो हुई है और कागजी कार्रवाई भी कम हुई है। Gram Panchayat level has its own exclusive website to avail more than 1,000 services end to end with one click at home. Secondly, the utilization effectively of apps like Meri Panchayat app and Nirnay app to grievance redressal and also for uploading the Gram Sabha decisions. And improving digital literacy, we have a dedicated ICT lab here, and also all departments, be it health, education, women and child, veterinary services at the Gram Panchayat have been digitized and delivered online. We are the first panchayat in the state to go paperless and adopt the e-office model, which is generally at the central and state government adopted. And it has also helped to take suggestions online from the people anywhere across any location you are located. But netizens of the Gram Panchayat can attain Gram Sabha online. रोहिणी पंचायत महा ऑनलाइन आईडी के माध्यम से 956 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन जैसी कई योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। साथ ही संपत्ति कर और अन्य शुल्क भी यूपीआई या क्यूआर कोड से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। 2020 के कोविड के बाद जो चेंजेस आए थे कि सबके सब ऑनलाइन काम होने लगे, आंगनवाड़ी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, उसके बाद जो वर्क कर रहे थे बाहर वो ऑनलाइन वर्क करने लगे। तो ये सब ऑनलाइन होने के बाद जब 2025 में ई गवर्नेंस ने हमें पुरस्कार दिया, तो आज हमें पता चल रहा है कि ऑनलाइन की ताकत क्या होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हम एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। एक तो हमारे गांव में मतलब आजू बाजू अगर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतने इलाके में इंटरनेट आना और इंटरनेट आने के बाद हमारे सारे लड़कों के पास मोबाइल आना और सब सुविधाएं ऑनलाइन होना, ये सबसे बहुत अच्छी बात हुई है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत की ये डिजिटल क्रांति दिखाती है कि चाहे संसाधन सीमित हों या क्षेत्र दूरस्थ, सही नेतृत्व और तकनीक के उपयोग से बदलाव संभव है। ये पंचायत न केवल धुले जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। रोहिणी गांव जो ग्राम पंचायत है और धुले में स्थित है महाराष्ट्र के, उसने ये मंत्र को सिद्ध कर दिखाया और आसपास के कई गांवों के लिए आज एक मिसाल के तौर पर उभरा है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र। और उधर सुकन्या समृद्धि योजना भारत भर में लाखों बालिकाओं के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण है। ये योजना बालिकाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को ये दूरदर्शी योजना शुरू की गई और इसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनना है। कन्याओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। यह भारत में प्रत्येक बालिका के लिए एक सम्मान और आशाजनक भविष्य के निर्माण की दिशा में एक क्रांति है। अभिभावक किसी नामित वाणिज्यिक बैंक या डाकघर में बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों जैसे सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण की आवश्यकता होती है। सरकार की तरफ से जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो बहुत अच्छी एक योजना है। इसमें मैंने अपनी बेटी का भी खाता खुलवा रखा है और मैं इसमें भी लगभग कभी 1.5 से 2,000 के आसपास पैसे जमा करती रहती हूँ और इसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब अपनी लड़की जब बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी करने में टाइम हो जाएगा, तब वो पैसा अपने को खूब ही उपयोगी बनने वाला है।
इसके लिए मैं मेरे बचत के अनुसार ही वो पैसा भरता हूँ। हर महीने पोस्ट ऑफिस में 1 से 5 तारीख के बीच में 1000-1500 रुपया भर देता हूँ। न्यूनतम 250 रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से इसकी शुरुआत हो सकती है। कुल वार्षिक जमा सीमा 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक की अवधि के लिए धनराशि जमा की जा सकती है। अभिभावक बालिका के 18 वर्ष की आयु तक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाता धारक स्वयं आवश्यक दस्तावेज जमा करके स्वयं खाते का नियंत्रण ले सकती हैं। बच्ची हमारी 12वीं कक्षा में आएगी तब सरकार हमको उसका 50% रकम देगी और दूसरी परिपक्वता 21 वर्ष की होगी जब मेरी बच्ची, तब परिपक्व रकम हमको मिलेगी। बेटियों के भविष्य के लिए ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। खाता धारक के खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। जैसे जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना दस्तावेज जारी करने की स्वामित्व योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 65 लाख से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना गांवों में लोगों को उनके घरों एवं जमीन के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात पाने में मदद करती है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए ड्रोन और मानचित्रण संबंधी विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन कागजात के साथ लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं, भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी संपत्ति का उपयोग अधिक कमाई के लिए भी कर सकते हैं। ये योजना बेहतर ग्राम नियोजन में भी मददगार हो रही है। स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 1,61,000 गांवों के लिए 2,42,00,000 से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। स्वामित्व ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि संबंधी तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। स्वामित्व योजना से जैसे उत्तर प्रदेश में घरौनी कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम सौंपा गया था और उसमें हम करोड़ों लोगों को उनको घरौनी दे चुके हैं। उससे लैंड डिस्प्यूट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं। पहले पोजीशन ही सब कुछ था, जिसका जहाँ पोजीशन है वो अपना मन नहीं लगता था और आजकल उससे वो लोन भी ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले मकान तो होता था लेकिन मकान के कोई कागज ही नहीं होते थे, जमीन का परिमाप नहीं होता था। अगर स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 18 जून 2025 को 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 2 अप्रैल 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन सर्वेक्षणों ने प्रत्येक गांव में बसे हुए क्षेत्रों के औसत आकार के आधार पर अनुमानित 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। आज तक मेरे पास मेरी जमीन का कोई स्वामित्व न था, लेकिन आज मुझे उनके माध्यम से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे पास हमारी जमीन का कोई प्रूफ नहीं था और जिस तरह से आज हमें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार करते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पुरानी चुनौतियों को विकास एवं सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल रही है। ये योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। गांव में इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों की संपत्ति का दस्तावेजीकरण तो किया ही जा रहा है, इसके माध्यम से ग्रामीणों के संपत्ति के संबंधित वर्षों पुराने विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक और जहां ग्रामीण अब अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे आर्थिक साधनों के रूप में कर सकते हैं, वहीं अब सामाजिक विवाद जो है वो भी लगातार खत्म हो रहे हैं। यह योजना ग्रामीण भारत की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया है कि एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्टा मेमोरियल पर 23 जून के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने लिखा कि हीथ्रो से कॉर्क की ओर जाते समय 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क के मिड एयर बम धमाके में 329 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ये घटना आयरलैंड के तट के पास घटी थी और विमानन इतिहास के सबसे क्रूर आतंकी हमलों में गिनी जाती है। सितंबर 2019 में मुझे टोरंटो के हम्बर बे पार्क स्थित कनिष्क मेमोरियल पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला था, जहां मैंने कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द और पीड़ा साझा की थी। उन्होंने लिखा कि सोमवार यानी 23 जून 2025 को मैं एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूंगा, जिसमें पंजाब के वरिष्ठ नेता तरुण चुग, विभिन्न राज्यों के विधायक अरविंदर लवली, बलदेव सिंह औलख, गुरवीर सिंह और त्रिलोक सिंह चीमा शामिल होंगे। हम आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री गैरी अनंदसंगरी और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर कॉर्क के आहाकिस्टा मेमोरियल पर इस दुखद दिवस की 40वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये एक गहन स्मृति और एकता का क्षण होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 से 26 जून को केन्या और मेडागास्कर की यात्रा पर जाएगा। सबसे पहले संजय सेठ 23 जून को ताइता तवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ के संयुक्त अनावरण के लिए केन्या का दौरा करेंगे और उसके बाद 26 जून को एंटानानारिवो में मेडागास्कर की स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ और मालागासी सशस्त्र बलों के निर्माण समारोह के लिए मेडागास्कर जाएंगे। भारत और केन्या के बीच समकालीन संबंधों की विशेषता उच्च स्तरीय आदान प्रदान, मजबूत व्यापार, बीच संपर्क साझा करता है। वहीं भारत और मेडागास्कर के बीच बहुआयामी संबंध हैं जो ऐतिहासिक संबंधों, मूल्यों, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। दोनों अफ्रीकी देशों की ये यात्रा कैबिनेट सचिव, रक्षा मंत्रालय, केन्या और मेडागास्कर के सशस्त्र बलों के मंत्री की ओर से आमंत्रण के बाद हो रही है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा एक समाचार पत्र में ईरान का समर्थन करते हुए लेख लिखने और भारत सरकार से भी ऐसा करने की अपील करने की भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने आलोचना की है। उन्होंने सोनिया गांधी के बयान को निराशाजनक बताया है। Politicians should be informed. We were disappointed to see that the person you mentioned hasn't condemned the 7th of October attacks the way that should be condemned. I think that ignoring
3 decades of Iranian aggression in the region is something that is completely unacceptable. And people are entitled to have their opinions, but I think that we should look more into the reality and the facts, and that everybody understands that Iran is the aggressor here. Israel had no choice but to act at a moment that Iran was going to acquire the weapons to destroy us. And I'm happy that our government took that decision. हेडिंग्ले में खेले जा रहे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 96 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। मैच के तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण जल्दी समाप्त हो गया। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। रविवार को भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश टीम को 465 रनों पर ऑल आउट किया। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 209 रनों का स्कोर से खेलना शुरू किया और ओली पोप 106, हैरी ब्रूक 99 और बेन डकेट 62 रन पर आउट हुए। जेमी स्मिथ ने 40 और क्रिस वोक्स ने 38 रन बनाए। वहीं भारत से जसप्रीत बुमराह ने महत्वपूर्ण 5 विकेट झटके। और वहीं इससे पहले भारत पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हो गया था। दूसरे दिन भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 359 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और आखिरी 7 विकेट 112 रन पर गंवा दिए। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 147, ऋषभ पंत ने 134 और यशस्वी जायसवाल ने 101 रनों की शानदार शतकीय पारियां खेली। केएल राहुल ने 42 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट झटके। ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर को 1-1 विकेट मिला। 23 साल बाद ऐसा हुआ है जब इस मैदान पर 3 भारतीय बैटर्स ने एक पारी में शतक लगाए हैं और इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने 2003 में शतक लगाया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।